Welcome to online classes. So, what are we discussing? We are discussing water. तो हमने वाटर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि वाटर जो है कंजम्पशन जो हम कर सकते हैं फ्रेश वाटर का वो 2.7% ही है, और हमने ये कंजम्पशन ऑफ वाटर का जो है देख लिया था किस तरीके से हमारा कंजम्पशन जो है बढ़ा। अब हम आगे चलते हैं वाटर में। तो नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स। तो 2.7% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, और जो फ्रेश वाटर ये है 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर जो है ना वो कैसे मिलता है हमें? आइस शीट्स के रूप में। कैसे? आइस शीट्स के रूप में एंड ग्लेशियर्स के रूप में इन अंटार्कटिका में 70% हमें कैसे मिलता है? ग्लेशियर्स और अंटार्कटिका के रूप में। ग्रीनलैंड में भी है एंड माउंटेन रीजन्स में 70% हमें जो है ये ओशियंस में वाटर मिलता है। अब ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब इनकी लोकेशन ऐसी है कि इनएक्सेसिबल। जैसे अंटार्कटिका इज फार अवे फ्रॉम अस, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस, एंड हाउ वी एक्सेस this water? Because it is far away and it is very cold, the temperature is low, we cannot exist there for a long time. So only 1% of fresh water is available and fit for human use. तो जो फ्रेश वाटर हमारे पास है वो कितना है? सिर्फ 2.4% है, और उसका भी जो 70% है वो कहाँ पे है? वो ग्लेशियर्स इनमें, माउंटेन रेंजेस इन सब में है, ग्रीनलैंड में, और जो एक्सेसिबल भी नहीं है। इससे क्या पता लगा कि हमारे पास सिर्फ 2.4% फ्रेश वाटर में से 1% फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है फॉर ह्यूमन यूज। तो ह्यूमन यूज का जो वाटर की डिमांड को जो है संतुष्ट कर रहा है वो क्या है? संतुष्ट मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या है? 1%। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर हमारी ह्यूमन नीड्स को जस्टिफाई कर रहा है, बट इट इज नॉट इनफ for us because we have growing population, we need more water now. ये हमने देख लिया सिर्फ 1% ही है भाई फ्रेश वाटर अवेलेबल है और ह्यूमन यूज के लिए फिट है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। ये जो है ग्राउंड वाटर के रूप में फाउंड होता है, ये जो हमारा फ्रेश वाटर हमारे लिए कंजम्पशन लायक है। एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, रिवर्स में सरफेस वाटर होता है, एंड लेक्स, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। जो 1% है हमें कहाँ से मिल रहा है? ग्राउंड वाटर से मिल रहा है, रिवर्स के सरफेस वाटर से मिल रहा है, लेक्स जो है वहां से मिल रहा है, और वाटर वेपर जो हमारी एटमोस्फेयर में है वहां से मिल रहा है। तो यहाँ से हमें जो हमारा 1% है वो मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ से वाटर मिल सकता है हमें, रिवर्स से, वाटर से, लेक्स जो में ह्यूमन यूज के लिए जो फिट है। तो ये हमारा वाटर का ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बातें हो रही है। लेट्स सी। Now, fresh water is therefore the most precious substance on earth. So now, fresh water जो है वो most precious है substance अर्थ का। अर्थ का जो most precious substance है वो क्या है? वो अर्थ का फ्रेश वाटर है, क्योंकि फ्रेश वाटर 2.4% अभी हमने देखा, उनमें से 1% ही हम यूज करने के लायक है। तो कितना फ्रेश वाटर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देख सकते हैं। तो वाटर कैन नाइदर बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो वाटर को एक तो हम ऐड नहीं कर सकते और उसमें से वाटर निकाल भी नहीं सकते, वो काम है हमारी रेन का जो होती है सीजनल। तो वी कैन नाइदर ऐड और सब्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम आवर वाटर और फ्रॉम आवर अर्थ। तो इट्स टोटल वॉल्यूम जो वाटर की है रिमेन्स कांस्टेंट। तो चूंकि हम ना तो इसमें ऐड कर सकते हैं ना हम इसमें से कुछ निकाल सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो it remains constant. तो एक constant value रहती है। We cannot add and subtract. It is constant. Now, its abundance only seem to vary because it is in constant motion. मगर इसकी abundance only seems to vary because it is in a constant motion. क्योंकि एकदम constant motion में, इस वजह से हमें इनकी जो abundance है वो seem करती रहती है, vary दिखती है हमें। So cycling through the oceans
ये साइक्लिंग थ्रू द ओशन जो है ये वाटर होता है, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। तो चूंकि ये कांस्टेंट पोजीशन में है वाटर, तो रिसाइकलिंग होता रहता है, ये ओशन पे जाता है फिर आ जाता है, एयर से लैंड पे जाता है फिर वापस आ जाता है। तो इस तरीके की चीजें जो है ये कांस्टेंट ही करता रहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। कैसे? इवेपरेशन के प्रोसेस से कोई वाटर इवेपरेट हुआ, एटमोस्फेयर में चला गया, फिर वापस से एटमोस्फेयर के से जो है फिर रिवर में जो है जो कैप्ड हो गया। तो इस तरीके की चीजें होती रहती है। एंड पर्सिपिटेशन, वो भी उड़ने का एक तरीका है, जो बाहर में जाके एटमोस्फेयर में जाके दूसरी जगह चला जाता है, ऊपर चला जाता है। एंड रन ऑफ, और फिर गायब भी हो जाता है। इस तरीके की चीजें हो जाती है। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर्ड टू एज द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल होता है, फिर प्रेसिपिटेशन से ऊपर से जाता है फिर गायब भी हो जाता है, रन ऑफ। तो इस तरीके से जो है ये हमारा वाटर साइकिल है। बना फिर उड़ गया, फिर वापस बना फिर उड़ गया, फिर बना फिर उड़ गया। तो इट इज अ वाटर साइकिल। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल अबाउट वाटर। अब यहां पे एक फैक्ट भी है, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, डू यू नो अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स इन अ ईयर। अगर कोई एक टैप वाटर है, जो टैप वाटर आप सब यूज करते हैं, तो अगर वो ओपन है, वो ड्रिप कर रहा है, वहां पे ड्रिप हो रही है 1 by 1, वहां पे जो है टप टप धीरे धीरे पानी जो है आपका लीक हो रहा है, तो एक साल में वो 1200 लीटर पानी जो है वो आपका बचा नहीं देता, वो वेस्ट कर देता। तो वो वेस्ट कर देता है आपका वाटर। आप सब सोचते हैं कि जो नल है, जो हमारे टैप वाटर है, अगर हमने उसे अच्छी तरह से क्लोज नहीं किया और वो टप टप गिर रहा है और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि वो अगर इस तरीके से 1 ईयर तक रहा तो आपका 1200 लीटर वाटर वेस्ट हो जाएगा, जो कितनों के लिए जरूरी हो सकता है, जो हमने वेस्ट कर दिया। इस वजह से हम वाटर को बचाने की हमेशा बोलते हैं कि वाटर हैज टू बी प्रोटेक्टेड और स्टोर्ड फॉर आवर फ्यूचर पर्पसेस। इस वजह से स्टोर हम करके नहीं रख सकते, तो हमें उसे कम यूज करना चाहिए। ठीक है? तो ये एक फैक्ट है जिससे हमें पता लगता है कि हम कितनी ज्यादा नेग्लिजेंस हो रहे हैं और इतना सारा वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर नेग्लिजेंस। नाउ दिस इज ऑल अबाउट वाटर। नाउ वी विल गो फर्दर। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। चलिए, humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। अब वाटर का यूज ना तो सिर्फ हम ड्रिंक करने में ही नहीं करते, वाटर हमें ड्रिंक करने के लिए बेटर रहेगा, वॉशिंग के लिए भी, हमारे जो हम बाथिंग के लिए, अदर फैक्टर्स के लिए, बट साथ ही साथ जो हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें भी वाटर का काफी ज्यादा रोल होता है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। वाटर फॉर एग्रीकल्चर चाहिए, हमें वाटर चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए वाटर चाहिए, चाहिए नहीं क्या? इंडस्ट्रीज जो है उसके लिए भी हमें वाटर चाहिए। बिना वाटर की इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी भाई? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेजेस। डैम्स, रिजर्वायर से हम वाटर से ही तो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। इफ वी डोंट हैव वाटर, हाउ वी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द अदर थिंग इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन पहले बहुत कम थी, अब इतनी ज्यादा है जिसकी हद नहीं है। इट इज नाउ एबल टू क्रॉस चाइना इन पॉपुलेशन ग्रोथ। हाउ? जस्ट बिकॉज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज। पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 35 ईयर्स थी, नाउ 68 और मे बी 69 ईयर्स। तो इतनी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर कोई 69 साल जिएगा तो पक्का है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि वो उनके भी कई सारे रिप्रोडक्शन होंगे और कई सारे जो है दोबारा से आएंगे। तो इस तरीके से जो है एक साइकिल चलता है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथ चाहिए, वाटर चाहिए। हाउ वी विल गिव देम? हाउ? वी डोंट हैव इनफ वाटर। इफ वी हैव, it is never a problem, but we don't have, so it is a problem.
नाउ एंड कैश क्रॉप्स, जो हमारी कैश क्रॉप्स होती है, शुगर केन एक कैश क्रॉप है, टोबैको, कॉटन, दीज क्रॉप्स, इनके ग्रो करने के लिए भी वी नीड वाटर, विदाउट वाटर इट कैन नॉट बी ग्रो. So how we grow it? We will grow only when we have water. Increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage of in supply of fresh water, either due to drying up of water resources or water pollution. तो वाटर पोल्यूशन और वाटर जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं हमारे, वो सूख चुके हैं. आप सबने सुना होगा कि कई सारी नदियां हैं वो सूखती जा रही है. क्या हो रहा है? कई सारी जो नदियां हैं हमारी वो सूखती जा रही है, और वाटर जो है हमें उनसे ही तो मिलता था. हमने बताया फ्रेश वाटर रिवर्स की जो है सरफेस से मिलता था, बट जब रिवर्स सूखती जा रही है कहां से मिलेगा? वी डोंट हैव. वाटर पोल्यूशन, और जो है कहीं वाटर है भी सही तो कई सारी नदियां जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है. जैसे कोसी नदी हो गया, गोमती, ये ऐसी नदियां हैं बिहार, यूपी, इसमें कि आपने इनको इतना पोल्यूटेड कर दिया है कि वी कैन नॉट ड्रिंक इट. So these are factors which are responsible for shortage of supply of water. तो सप्लाई ऑफ वाटर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है. सप्लाई ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स. ओके, इट हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी विल गो टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. कि वाटर पोल्यूशन इन सब की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है. तो वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स है, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट टॉपिक. ये हमारा हो गया, ठीक है. चलिए हम आगे देखते हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. वाटर हो चुका है ना, प्रॉब्लम्स बतानी है हमें कि वाटर अवेलेबिलिटी की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है. तो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. नाउ देयर इज scarcity of water in many regions of the world. You all know it. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia are facing shortage in freshwater supply. 2.4 ही है, इनमें से 1% का यूज कर रहे हैं, और तो कर भी नहीं सकते. तो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई से ये सब देश जूझ रहे हैं, कोई देश नहीं बचा, हर कोई. पॉल्यूटेड कंट्रीज, सॉरी पॉपुलेटेड कंट्रीज जो है वो तो सबसे ज्यादा फेस कर रही है आज के टाइम पे. इंडिया इज द वन हु फेसेस इट राइट नाउ. नाउ कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सब्सेप्टिकल टू ड्राउट्स. मतलब वो ड्राउट्स के लिए बहुत ज्यादा चिंता में है कि भाई सूखा कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो कंट्रीज में क्लाइमेटिक जोन ऐसा है कि भाई सूखा आने की चांसेस ज्यादा है. फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरिसिटी. तो वहां पे जो है सूखा इतना पड़ने के आसार होते हैं, वाटर स्कैरिसिटी इतनी होती है. जैसे कि राजस्थान का नाम देख लो. राजस्थान में कई सारे ऐसे ऐसे टाउन है, ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है विच फेसेस वाटर स्कैरिसिटी और ड्रॉट्स. आप सबने ग्रेट फेमाइन का नाम सुना होगा. तो ऑल दीज फैक्टर्स, droughts and other factors happen just because we don't have water. Because water gives us crop, and without water we cannot grow crop. Now next, thus water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by the over exploitation and contamination of water resources. तो ये हमारी जो है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की वजह से भी हो गया. तो ये हमारे क्या हो गए, रीजंस हो गए कई तरीके के. आप इन्हें कहीं भी नंबर कर सकते हैं. ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया. इनमें जो है ये सारे के सारे जो जगह है वहाँ पे वाटर सप्लाई की जो है शॉर्टेज है, फ्रेश वाटर सप्लाई की. और एक कंट्रीज में जो है कई सारी कंट्रीज में वाटर स्कैरिसिटी आपका दूसरा पॉइंट हो गया. ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया. ये 3 प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. ये आपकी 3 प्रॉब्लम्स होगी जो मैंने आपको बताई. यही आपको बतानी है वहां पे, यही आपको अपने आंसर में नोट डाउन करनी है. तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
नाउ so these are problems of water availability. now ये हमारा हो चुका है. अब हम कुछ एक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस फैक्ट को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इट टॉक्स अबाउट. so let us discuss. have you ever heard about a water market? आपने एक वाटर मार्केट के बारे में सुना है? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन, मीन्स गुजरात में कोई रीजन है, with a population of 1.25 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas. तो अमरेली गुजरात में एक ऐसी जगह है, सौराष्ट्र रीजन में एक ऐसी जगह है, वहां पे क्या है कि वहां पे जो ये अमरेली विलेज है, ये अमरेली सिटी है, सॉरी अमरेली जो सिटी है, वहां पे कोई भी वाटर जो है इस तरीके से नहीं है कि उन्हें वहां से रिवर के थ्रू मिल जाए. उन्हें वाटर को परचेज करना ही पड़ता है. 1.25 lakhs पीपल परचेज वाटर, वहां टैप वाटर की फैसिलिटी नहीं है, दे डोंट हैव दैट फैसिलिटी. तो उन्हें वाटर परचेज करके ही अपनी नीड्स कंप्लीट करनी पड़ती है या वाटर हार्वेस्ट करके करनी पड़ती है. ये फैक्ट है, यू शुड नो. इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है कि वाटर की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम वाटर जो है टैप वाटर में दे पाए, खरीदना पड़ रहा है. अब देखिए, ये तो होगी प्रॉब्लम्स की बात. अब कंजर्वेशन भी करना है. प्रॉब्लम्स, हर कोई प्रॉब्लम की बात करता है. यू हैव टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन. प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, बट प्रॉब्लम्स नीड्स टू बी टैकल्ड व्हेन वी हैव द सॉल्यूशन. so solution is needed for tackling any problem. तो प्रॉब्लम किस तरीके से हम टैकल करेंगे? कंजर्व करके वाटर रिसोर्सेज. अब कंजर्व कैसे करेंगे वाटर रिसोर्सेज, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे. वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज करेंगे. तो इस तरीके की चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो ये देखिए वाटर किस तरीके से कितना ज्यादा पॉल्यूटेड हो रखा है, आप सबको दिख रहा होगा. एंड वी ड्रिंक दिस वाटर. आर यू एबल टू ड्रिंक इट? नो, नेवर. तो क्यों? इस वजह से हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा वाटर का, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव, आवर लाइफ इज इन डेंजर. नाउ access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today. तो क्लीन और एडिक्वेट वाटर मिले, वाटर तो मिल रहा है बट क्लीन मिलना जरूरी है. हाउ वी ड्रिंक? वी कैन नॉट ड्रिंक इट, वी डोंट हैव क्लीन वाटर. ये इस तरीके का पॉल्यूटेड वाटर है. इफ यू एबल टू ड्रिंक इट, यू हैव मेनी डिसीजेस. तो कई सारी डिसीजेस हो जाएगी एंड योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी लो बिकॉज योर हेल्थ विल बी लो. तो इस तरीके की चीजें होंगी. तो क्लीन वाटर की जो शॉर्टेज है पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज है, मेजर प्रॉब्लम है ये. अभी हमने सॉल्यूशन की बात करनी है, प्रॉब्लम तो बहुत देख ली. तो स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स. जो ये कम ज्यादा होता हुआ ड्विंडलिंग होता हुआ रिसोर्स है, इसकी बचाने के लिए स्टेप्स लेने होंगे. उन्हीं की बात करनी है, स्टेप्स की बात करनी है कि भाई कौन से स्टेप्स लें. तो स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमें वो देखना है कि भाई फर्स्ट स्टेप क्या होगा. हमने ये तो देख लिया इस तरीके का होता है, बट फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इवन दो जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज. तो हमारा फर्स्ट नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है. ये सिर्फ ये बता रहा है कि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी ये ओवर यूज हो जाता है और पॉल्यूशन जो है इसे अनफिट कर देता है दोबारा से यूज करने के लिए. डिस्चार्ज ऑफ untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial influents in water bodies are major contaminants. ये जो है मेजर कंटेमिनेंट्स है. ठीक है, आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द मेजर कंटेमिनेंट्स ऑफ वाटर. तो आप यहां से यहां तक का आंसर लिख सकते हैं. आपसे पूछेंगे व्हाट आर मेजर
contaminants of water. ये आपसे पूछा गया तो आपको यहां से लेकर यहां तक का आपको जो है आंसर दे देना है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां तक तो हमने देख लिया। दे पोल्यूट वाटर विद न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मीन्स NH3 something else like that, means nitrogen युक्त, and metals and pesticides. तो इन metals, pesticides, nitrates, इन सबसे जो है वो पॉल्यूटेड कर देते हैं हमारे वाटर। चलिए पॉल्यूटेशन के बारे में तो देख लिया, पॉल्यूशन देख लिया हमने। अब हम आगे देखते हैं। ये है हमारी यमुना, पॉल्यूशन देख रहे हैं आप, ये यमुना है। आप सबको लग रहा है इस यमुना को पानी कोई पी भी सकेगा? पीना क्या, इसके लिए तो धोने के लिए भी काफी नहीं है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी पॉल्यूटेड, यू कैनॉट इवन ड्रिंक इट, यू कैनॉट इवन टेस्ट इट, यू कैनॉट इवन यूज इट, बिकॉज इट इज हाईली पॉल्यूटेड। वी हैव टू टेक सम मेजर्स। नाउ वी विल डिस्कस सम मेजर्स। चलिए देखते हैं। Most of these chemicals being non-biodegradable reach human bodies through water. मैंने बताया ना आपको, ह्यूमन बॉडी में चले जाए तो क्या हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग these effluents suitably before releasing them in water bodies. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ये आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप। That was not your first step. This was your first step. कि वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, इसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग these effluents suitably बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडी। जब ये एफ्लुएंट्स निकलने वाले हो ना तभी इन्हें रोक दो, सो दैट वी कैन कंट्रोल इट, अदरवाइज वी कैन नॉट कंट्रोल। तो ये हमारा फर्स्ट एफर्ट हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर फ्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। रिप्लेनिश मीन्स इट रिप्रोड्यूस। तो फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर को करेंगे तो स्लो कर देंगे। तो जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे, जो हमारे प्लांट्स हैं, तो इन सबको अगर हम ग्रो करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये स्लो कर देंगे। जो सरफेस रन ऑफ होता है ना, हमारी जो सरफेस रन ऑफ होता है ना वाटर का, वो कम कर देंगे। जो हमारा ऊपर जाता है प्रेसिपिटेट होके फिर गायब भी हो जाता है। और रिप्लेनिश होगा क्या? अंडरग्राउंड वाटर। जब ये ऊपर इतना नहीं जाएगा तो अंडरग्राउंड जाएगा, कहीं तो जाएगा। जब ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे जाएगा, तो अंडरग्राउंड जाएगा तो हमारे काम आएगा। ये अंडरग्राउंड ही तो फ्रेश वाटर आएगा। अब देखिए वाटर, ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, अब देखिए वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सर्विस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग भी ये हमारा एफर्ट है, तो हमारा थर्ड हो गया स्टेप। वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। The canals should be properly lined to minimize losses by water seepage, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। यहां से लेकर यहां तक का जो है फोर्थ पॉइंट है। तो हमें केनाल्स जो है उनको प्रॉपरली लाइन में बनाना चाहिए, ताकि क्या होगा, हमारा जो वाटर लॉस होगा वो मिनिमम होगा, और केनाल से जो है वाटर हमें अपनी क्रॉप्स को देना है वो भी अवेलेबल हो पाएगा, और वाटर जो हम क्रॉप्स को देंगे वही हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब आगे, स्प्रिंकलर्स effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation। और स्प्रिंकलर्स जो है वो इफेक्टिवली इरिगेट करते हैं एरिया को बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज और इवेपोरेशन। ये आपने एक वाटर स्प्रिंकलर देख रखा है, इस तरीके से अगर हम भेजेंगे तो हर जगह जो है वाटर जाएगा, सीपेज की प्रॉब्लम भी कम होगी, इवेपोरेशन भी कम होगा। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। ये हमारा क्या है? ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। अब हमारा ये फिफ्थ स्टेप हो चुका है। अब हमें एक और स्टेप देखना है। इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ कंजर्वेशन। तो ये एक ड्रिप
और ट्रिकल इरिगेशन बहुत यूजफुल होता है क्योंकि वहां पे हाई रेट ऑफ इवेपरेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वहां पे इरिगेशन करेंगे। अगर हम एक साथ वाटर सप्लाई देंगे तो इट विल इवेपरेट एंड लॉस्ट। तो हमें धीरे धीरे ड्रिप बाय ड्रिप उसे देना होगा, और इस तरीके से ड्रिप बाय ड्रिप हमें एक पॉइंट टू पॉइंट बूंद बूंद से देंगे तो वो क्या होगा, वेरी यूजफुल होगा टेरिकल एजुकेशन, ये इरिगेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 6 पॉइंट हो गया। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हो चुके हैं और ये हमारे कंजर्वेशन के रिसोर्सेज, ये आप देख रहे हैं स्प्रिंकल, इस तरीके स्प्रिंकल करके सारे फील्ड्स में दे रहे हैं वाटर। तो ये हमारे सोर्सेज होंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पे हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।